एक दिन गिद्ध को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो यहाँ वहाँ जंगल के कई चक्कर काट चुका था, मगर खाने को उसे कोई जीव नहीं मिला। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या मुसीबत है। 4 दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, ना तो कोई घायल जीव मिल रहा है और ना ही कोई हष्ट पुष्ट जीव। आखिर इन सब को हुआ क्या है? लगता है कुछ उपाय निकालना होगा। उड़ते उड़ते गिद्ध को एक मछली और एक मेंढक दिखाई देते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। गिद्ध जाकर अपने शरीर पर सुनहरा रंग लगा लेता है और पानी के पास आकर बैठ जाता है। पानी पीते पीते वो मेंढक से कहता है, वाह, आनंद आ गया। मेंढक गिद्ध से पूछता है, बहुत प्यास लगी थी क्या तुमको, इसीलिए ऐसा कह रहे हो? हाँ, प्यास तो लगी थी, मगर भूख भी लगी है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मुश्किल ही क्या है। मैं बहुत जल्द अपने अंतिम चरण पर पहुँचने वाला हूँ। अंतिम चरण वो क्या है? मेंढक ने गिद्ध से पूछा। तुम देख नहीं रहे, मेरा शरीर सुनहरा है। मैं कोई आम गिद्ध नहीं हूँ, सुनहरा जादुई गिद्ध हूँ। जिस जीव को मैं खाऊंगा वो अगले ही क्षण इंसान में बदल जाएगा और एक बहुत बड़ा राजा वो बन जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो तुम मुझे खा लो। दोनों की बात मछली ने सुनी और मछली ने मेंढक से कहा, सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं तो बलिदान देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इंसान बनूंगा और फिर तुमसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अरे मूर्ख, अपनी जान लेने पर तुले हो। इतनी बड़ी बात सोचने से पहले परख तो लो, ये चील असली सुनहरा चील है भी या नहीं। पर वो मैं कैसे देखूं? इसे धक्का देते हैं और देखते हैं पानी में गिरने के बाद इसका रंग छूटता है कि नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ये करो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, और उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे इंसान में बदल देगा। ठीक है। मछली का आकार काफी बड़ा था। वो जानबूझकर चील को किसी तरह पानी में खींच लेती है। पानी में पहुंचते ही चील का सारा सुनहरा रंग पानी में बह जाता है और उसका असली रूप बाहर आ जाता है। ये क्या किया तुमने बदतमीज मछली? उसका गुस्सा देखकर मेंढक और मछली हैरान रह जाते हैं। तब तुम मुझे मूर्ख बना रहे थे, मुझे खाना चाहते थे। चले जाओ यहाँ से। आज अगर मेरी दोस्त ना होती तो मैं तो मर गया था भाई। मेंढक अपनी दोस्त मछली को शुक्रिया अदा करता है और अपनी चाल में नाकामयाब होकर गिद्ध वापस लौट आता है। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके 2 छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं, ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे। अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा। फिर आप क्या वापस करेंगे? कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास? और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाने दो, 4 पैसों की बहुत जरूरत है। अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक सामान ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा बढ़ने लगता है। मगर जब इस बात की खबर पुराने गैरों को चलती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। आप लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो गए? चाहते क्या हो? दुश्मन बैल सोना बैल से कहता है, हाँ, तू हमारा काम छीन रहा है, तुझे तो हम छोड़ने वाले नहीं। और इतना कहते ही दुश्मन बने हुए सारे बैल सोना की खूब पिटाई करने लगते हैं। सोना खून से लथपथ हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है।
वहाँ सोना की पत्नी मोती उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर सोना लौटकर ही नहीं आया। मोती बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़कर सोना की तलाश में निकल पड़ती है। उसे रास्ते में सोना घायल और मरी हुई अवस्था में मिलता है। ये क्या हो गया आपके साथ? लगता है दुश्मन बैलों ने आप पर आक्रमण किया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, ये काम मत करो। आपने अपनी जान दे दी, अपनी जान से हाथ धो बैठे आप। मोती बहुत रोती है। जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर मोती वहीं पर सोना का अंतिम संस्कार कर देती है और घर लौटकर अपने बच्चों के पास आकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। जो भी हो, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी, मगर बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उन बैलों की जान ले लूंगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपना घर दोबारा से ठीक करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी। रंगीन शेर बरसों से जंगल में रहते आ रहे थे। उनका पूरे जंगल पर बहुत अच्छा रोब था। हर कोई उनकी बात मानता था। न केवल उस जंगल में बल्कि आसपास के सभी जंगलों में एक ही राजा था, वो था रंगीन शेर। लेकिन एक दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का शेर जंगल में नजर आता है। रंगीन शेर के पास बंदर जाकर ये खबर सुनाता है, महाराज महाराज, एक सफेद रंग का शेर जंगल में घूम रहा है और वो कहता है कि वही अब जंगल का राजा बनेगा। क्या कहा? सफेद शेर? ये अच्छी बात नहीं। महाराज, मैंने सुना है जब कभी ये सफेद शेर किसी जंगल में आते हैं तो राजाओं को मार देते हैं। आप जरा बचकर रहिए। चुप करो बदतमीज, तुम मुझे चुप बैठने के लिए कह रहे हो? आज तो युद्ध होकर रहेगा। रंगीन शेर अपनी पूरी सेना को लेकर सफेद शेर के सामने पहुंच जाता है। सफेद शेर बिल्कुल अकेला था, लेकिन इधर रंगीन शेर के पास पूरी सेना थी। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले आकर लड़ो। ये सारे जानवर क्यों लेकर आए हो साथ में? क्या तुम में इतना भी बल नहीं? ये बात सुनते ही रंगीन शेर उस पर आक्रमण कर देता है। दोनों में जबरदस्त युद्ध होता है। लगातार दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। सफेद शेर की बहुत बड़ी दहाड़ सुनकर रंगीन शेर कहीं ना कहीं डर चुका होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। सफेद शेर काफी हद तक रंगीन शेर को घायल कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। तब सफेद शेर सबके सामने कहता है, देखो तुम लोगों ने कैसे मैंने तुम्हारे राजा को मुंह के बल गिरा दिया। अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। इस शेर को उठाओ और बाहर फेंक दो। घमंड में चूर सफेद शेर अभी ये बात कह रहा था कि अचानक रंगीन शेर उठकर उस पर वापस हमला करता है और इस बार वो उसे मार गिराता है। पूरे जंगल के सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने राजा के गुणगान गाने लगते हैं। वाह राजा जी वाह, आपने तो इसे गिरा दिया, असंभव को संभव कर दिखाया। सभी लोग बहुत खुश थे और राजा शेर भी। राजा शेर सफेद शेर को नदी में फेंकवा देता है और अपनी जनता से कहता है, आज के बाद मुझे कोई ये ना कहे कि मैं आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और कहीं छुप जाऊं जाकर। जो भी समस्या हो, मैं मरते दम तक उसका सामना करना चाहता हूँ। तभी तो आपका राजा कहलाने का हक रखता हूँ। इतनी बड़ी बात सुनकर जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है।
तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज, ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए, जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज, आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू, ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका न मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुंचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता, क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है।